नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि यदि आप खेत को बहुत अच्छी तरीक़ा से जोतें, पटाएं, फिर जोतें, कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक उसमें बीज नहीं डालेंगे। तो हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को बहुत डिटेल्स के पढ़ लिए हैं। इसके अलावा जब हम लोग प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तो सब कंसेप्ट धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। प्रॉब्लम बनाने से पहले एक दो टॉपिक देख लीजिए, जिसमें हम लोग देखेंगे कर्व्स इन आरएन। ये आरएन का कर्व क्या होता है? देखिए, मैथ को ऐसा से समझना है कि मैथ को झेले नहीं, मैथ से खेलें। मतलब कि इससे खेलना है, आराम आराम से बातें करना है। ये कुछ ऐसा पॉइंट है जिसमें 4, 3, 2, 5 ये सब है, तो इसको हम R4 बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यही सब एक अलग आ जाए sin t cos t, तो ये कर्व है। इसे हम R3 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कर्व है। और कर्व है इसलिए इसको हम लोग मान लिया जाए कि डिनोट करते हैं एक फंक्शन के रूप में, तो इसको हम ft कह सकते हैं। एक फंक्शन है जिसको हम क्या कह सकते हैं? ft कह सकते हैं। क्लियर? अब आगे की बातें करते हैं कि यदि हम इसे सबको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इस डिफरेंशिएशन को vt बोलेंगे। ये आ जाएगा cos t, ये आ जाएगा माइनस sin t, और ये आ जाएगा 1। डिफरेंशिएशन करने के बाद t के सापेक्ष करेंगे, इसको vt बोलेंगे। अब जब इसकी हम लंबाई निकालेंगे कि डिफरेंशिएशन करने के बाद इसकी लंबाई क्या निकला, तो इसकी लंबाई को हम लोग एक मॉड में रख देंगे। vt की लंबाई निकाल रहे हैं, मतलब उसको मॉड में रख देंगे। क्या होता है? अंडर रूट स्क्वायर, तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, स्क्वायर के कारण प्लस हो गया, और प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होता है, 1, 1, 2 हो गया, ठीक है। अब देखना है, एक बातें और हम लोग से रह गया है कि हम लोग इसको यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई मतलब इसकी लंबाई जो होनी चाहिए वो 1 होना चाहिए। हाँ, तो क्या लंबाई 1 करने के लिए हम लोग के क्या करना पड़ेगा? उसको टी से सूचित कर सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं है, टी से सूचित कर सकते हैं। तो ये होगा क्या? vt बाई vt का मैग्नीट्यूड, और vt क्या मिला? ये मिल गया। और ये क्या है? cos t है, और cos t में भाग दे देंगे किससे? √2 से। माइनस sin t है, sin t में भाग देंगे √2 से, और 1/√2। ये आपका निकल गया। इसको यूनिट वेक्टर में समझिए कन्वर्ट कर चुके हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। वेक्टर इन R3 बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी हल्का सा बात कर लेते हैं। वेक्टर इन R3 सीधे शब्दों में बोला जाए कि ये क्या है? कुछ नहीं, IJK है। IJK बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोग इसको पढ़े हैं, IJK, ठीक है। अब देखिएगा इसकी हालत क्या होगी कि IJK है, तो इसमें मुख्य रूप से 2 प्रोडक्ट पढ़ना है, एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एकदम सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। और
इसकी यदि लंबाई पूछा जाए कि आई की लंबाई कितना है, जे की लंबाई कितना है और के की लंबाई कितना है, तो आपको बता देना है ये 1 है। समझ रहे हैं बात को? आई की लंबाई, जे की लंबाई, के की लंबाई है कितना है, तो 1 है। अब आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, ये तीनों आपस में होता है बराबर और इसकी वैल्यू होता है 1। आई डॉट जे बराबर आई डॉट के बराबर जे डॉट के, ये तीनों का वैल्यू होता है 0। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ इसकी काम है ही नहीं, इतना बस आप समझ लीजिए कि सेम चीज़ में प्रोडक्ट होता है तो 1 आता है, अलग चीज़ में प्रोडक्ट होता है तो 0 आता है। ठीक है, इस माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि एक आध बातें कर लें। जैसे मान लिया जाए कि हमें एक वेक्टर है 2i + 3j अब +2k, और एक b है जो कि 3i + 6j + 5k, ऐसा कुछ है। तो यदि ये डॉट भी हम निकालना चाहेंगे तो 2i + 3j + 2k, ये कैप लगाने का मतलब वो यूनिट वेक्टर है। 3i + 6j + 5k, देखो 2i सब में गुना होगा, बातें समझ रहे हैं? तो 2i इसमें गुना होगा तो 3 दूना के 6 और आई गुना होता है तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आई गुना होगा जे में 0, अभी देखें आई जे में गुना, दूसरे के साथ गुना होगा 0, प्लस यही आई गुना होगा के में तो 0। ये बातें बात की रहा कि 10 × 0 होगा तो ऑलवेज 0 हो जाएगा। 3 इसमें गुना होगा 9 × 0 मतलब 0, इसमें गुना होगा 18, चलिए इसमें गुना होगा 0, 2 इसमें गुना होगा 0 0, 5 दूनी 10, तो ये सब 0 0 बटन शोभा को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग डायरेक्ट आई को आई में, जे को जे में और के को के में गुना कर लेंगे। ठीक है, चलिए 6 18 × 24 प्लस एक और है 10, मिला के कितना 34, तो इस टाइप से हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान देंगे, ये डॉट प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान देंगे। डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट पर हल्का ध्यान देंगे और वहाँ का मामला हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे कि सबसे अहम मुद्दा क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि एक वृत्ताकार बनाइए, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के। ठीक है, आई जे के, इधर भी लिख सकते हैं जे, इधर भी लिख सकते हैं के, कोई दिक्कत ना आई जे के। अब आप देखेंगे कि आई को जे में गुना करेंगे, आई को जे में गुना करेंगे तो हम लोगों के पास मिल जाएगा के, जे को गुना करेंगे के में तो मिल जाएगा आई। ठीक है, और के को गुना करेंगे आई में तो मिल जाएगा जे। इस कहानी के बाद उल्टी भी गुना कर सकते हैं, आई को गुना करेंगे के में तो चिन्ह निगेटिव हो जाएगा, -j मिल जाएगा। के को गुना करेंगे जे में तो ये -i मिल जाएगा के को, और जे को गुना करेंगे आई में, जे को गुना करेंगे आई में तो ये -k मिल जाएगा। ये प्रक्रिया इसका चलते रहता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे एक बात है, यदि सेम गुना किया जाए आई क्रॉस आई
जे क्रॉस जे के क्रॉस के, तो इसकी वैल्यू होता है 0। ठीक है, इसी में आप देखेंगे, ये सब हल्का बेसिक है, फिर भी हल्का हल्का याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। अब यदि एक ये है वेक्टर जो कि 2i + 3j अब +4k, और एक वेक्टर b है जो कि है 5i + 2j + 3k, ऐसा कुछ है। यदि हम a क्रॉस b निकालना चाहेंगे तो ये i j k 2 3 4 5 2 3, कुछ नहीं, इसकी जो कॉफिशिएंट्स था वो लिख दिए, i j k एक बार लिखें, बाकी सबका कॉफिशिएंट्स लिख दिए। अब इसको डिटरमिनेंट को सोल्व कर देना है। डिटरमिनेंट सोल्व करने का तरीका आप लोग के मालूम कैसे होता है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, i ले रहे हैं तो i के सामने रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, 3 तिया 9 - 8, ठीक है। माइनस जे, चिन्ह बदल के लेना है, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 दूनी 6 - 5 = 20, क्लियर। प्लस के, एक बार चिन्ह माइनस तो दूसरा बाद में प्लस के लेंगे, तो ये खत्म ये खत्म, 2 दूनी 4 - 5 या 15, ठीक है। तो ये कितना बचा है, आई बच गया। ये कितना बचा है 20, तो -14 + 14 जे, और ये कितना बच गया -11 के। ये आपका आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको देख लिए होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हल्का सा टॉपिक देख लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सीधे शब्दों में जानिए कि उसे जेड से सूचित किया जाता है, जो कि होता है a + ib, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे, उसके पहले ये i जो है उसको आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोटा, और इसके वैल्यू होता है √-1, क्लियर। जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो i² का वैल्यू हो जाएगा -1। जब इसकी क्यू करेंगे तो इसको i² × i लिख सकते हैं, और i² का वैल्यू -1 × i मतलब -i। जब इसकी 4 करेंगे तो इसको i² × i² लिख सकते हैं, अर्थात ये -1 × -1 मिला के +1 बनेगा। इतना बातें आप लोग के क्लियर है, ठीक है। यदि कभी ज़रूरत पड़ गया i पर पावर 5 का, वो भी समझ ही लीजिए कि i के पावर 5 हम लोग कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, i के पावर 5, ठीक है। आपको क्या करना है, कितना पावर है, पावर में 4 से भाग दे देना है, ठीक है। और 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचे वही इस पर पावर लगा देना है। जैसे हम 5 तो 1 मत में लग के 4, 1 शेष बचा, 1 पावर लगा देना है, किस पर, i के पावर 1 हो जाएगा, सीधे i आ गया। यदि आप लोग की ज़रूरत है कि i के पावर 10 का वैल्यू निकालें, कि i के पावर 10 का वैल्यू क्या होगा, i के पावर 10, तो 4 से भागा दे दीजिए 10 में, कै मिनट में लगा, 2 मिनट में। शेष क्या बचा, बस ध्यान नहीं देना है 2, वही i के पावर 2 डाल दीजिए, बस सोल्व -1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब 4 से भाग देंगे तो जब भी शेष बचेगा वो 3 तक बचेगा, और 3 तक बचेगा तो ये सब का वैल्यू हम लोग मालूम है, क्योंकि 3 से ज़्यादा शेष बच नहीं सकता है। या तो 0 शेष बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। यदि 0 शेष बचा तो i के पावर 0 दे देंगे, उसका वैल्यू 1। 1 शेष बचा तो i के पावर 1 दे देंगे, उसका वैल्यू i। 2 शेष बचा तो i² उसका वैल्यू -1। 3 शेष बचा तो i³ इसका वैल्यू -i। क्लियर, आयोटा का बातें आप क्लियर कर चुके हैं, ये सब केवल याद दिलाया जा रहा है, लोग पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखेंगे कि यदि कोई जेड से सूचित किया a + i भी है तो इसको बोलेंगे रियल पार्ट, रियल नंबर भी बोल सकते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर। लेकिन
यदि केवल ए बोले तो इसको रियल पार्ट भी बोला जाता है। और ये केवल भी आई नहीं, आई छोड़ देना है, आई छोड़ देना है, जिसमें आई लगा हुआ है ना, आई के में जो गुना है ना, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया? यदि आई लगा हुआ है तो वो इमेजिनरी नंबर हो गया, और आई को छोड़ के बाकी जो गुना है वो क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। जबकि ये रियल नंबर भी है और ये रियल पार्ट भी है। समझ में आ गया बात है? ज़्यादा कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। तो ये हुआ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब इस कम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा दो बातें हम लोग समझ लेंगे। कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है? यदि जेड है ए प्लस आई बी, तो जेड का कंजुगेट को जेड बाद से सूचित करेंगे, इसको बाद कहा जाता है। और ये खाली इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा वो इमेज में देख लीजिए ताकि दिमाग में रहे। यदि यहाँ है 2 + 3i, तो जस्ट ये एक बिंदु है, इस बिंदु को एक सच के बाद जो नया बिंदु बनेगा, इमेज, ये दर्पण है, वही इसका कंजुगेट कहलाएगा। तो आपको पता होगा कि ये है एक्स नियामक और ये है वाई नियामक। तो एक्स नियामक +2, वाई नियामक +3। जब ये नीचे आएगा तो एक्स नियामक वही 2 रहेगा, लेकिन वाई नियामक बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, -3i हो जाएगा। तो कंजुगेट का मतलब होता है कि चिन्ह बदल जाना। किसका? आई वाला। रियल को छोड़ देना, इमेजिनरी को तोड़ देना। समझ में आ गया बात? तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, अब इसका मॉड निकालना पड़े कि मॉड कैसे निकाला जाता है। जेड बराबर है ए प्लस आई बी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये कोई बिंदु है ए प्लस आई बी। अब यहाँ से मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालना ही मोड कहलाता है। तो इस कैसे निकालेंगे? इसको हम ए समझेंगे, इसको हम बी समझेंगे। ठीक है, एक्स नियामक को ए और वाई नियामक को बी। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, a² + b²। यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग के क्या करना पड़ेगा? √a² + b²। ठीक है, समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है, जो मॉड होता है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। अब एक बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जो प्लेन देखे हैं आप लोग, वो पहले रियल प्लेन देखे हैं, अब कॉम्प्लेक्स प्लेन देख रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को सूचित कैसे करेंगे? रियल प्लेन को r⁴ से सूचित करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन को c⁴ से सूचित करेंगे। इसमें रहेगा क्या? इसमें रहेगा 2 + 3i, मान लीजिए ऐसा 2 + 3i, 4 + 2i, 5 + 3i। अच्छा, ये आई जो है ना, आयोटा है, आई नहीं, आयोटा है, आयोटा इसको पढ़िए, क्योंकि एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। यदि पूछा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बोलिएगा हाँ। बोलेगा क्यों? इसमें तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसको बस लिख सकते हैं 0। पूछेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बोलिएगा हाँ। बोलेगा इसमें तो रियल पार्ट नहीं है, तो बोलिएगा इसको 0 + 2i लिख सकते हैं, 0 लगा सकते हैं किसी में भी, तो रियल इमेजिनरी सब कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप आ जाएगा। अब ये Cn है। आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि बातें कहाँ तक हम लोग के पहुँचना है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। हाँ, थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ज़रूरी है। डॉट प्रोडक्ट ध्यान से देखिएगा, ये एकदम इम्पॉर्टेंट बात है, इसको एकदम नहीं छोड़ना है। डॉट प्रोडक्ट, मान लिया जाए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, या तो यू मान लो, जो कि है, या जेड मानो, जो बना में मान लो, ये Z1, Z2, Z3, Z4 ... Zn, और एक है U1, U2, U3, U4, Un।
ध्यान देंगे कि यदि जेड और यू, हम डॉट प्रोडक्ट आगे जेड बाद में यू, तो क्या करेंगे, Z1 तो वैसे ही लिखेंगे लेकिन U का कंजुगेट करके गुना करेंगे, प्लस Z2 वही रहेगा लेकिन U 2 का कंजुगेट हो जाएगा। उसी प्रकार Z3 वही रहेगा लेकिन U का कंजुगेट हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, Zn वही रहेगा, Un का कंजुगेट हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में एक तो वही रहता है, दूसरा का क्या हो जाता है, कंजुगेट उसके बाद गुना होता है। ठीक, इतना बात है, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं शुरू से, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग प्रॉब्लम में आ चुके हैं। अब सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, समझना है भाई। सोल्व प्रॉब्लम वेक्टर इन Rn। आप समझिएगा, डिटरमाइन लिखा हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग vectors आर इक्वल मतलब कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसमें कौन इक्वल है। U1 1 2 3, U2 दे रखा है 2 3 1, U3 दे रखा है 1 3 2 और U4 दे रखा है 2 3 1। देखिए, दो वेक्टर इक्वल कब होता है आपको पता होगा, जब उसका क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज मतलब इसका मेंबर एकदम इक्वल हो, उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। इसमें 1 2 3 है, एकदम आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। कहीं 1 2 3 है, 1 2 3 नहीं है। इसमें 2 3 1 है, कहीं 2 3 1 है, हाँ 2 3 1 है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो U2 इक्वल टू U4। क्लियर, एकदम सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ में आ गया है बातें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, लेट U बराबर दे रखा है 2 - 7 1 और V बराबर दे रखा है -304 और W बराबर दे रखा है 05 - 8। तो फाइंड फाइंड 3U - 4V। 3U - 4V कह रहा है, आराम से 3U में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 - 7 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -4 V में V -304, इसमें दिमाग क्या लगाना है, 6 7 21 +3, ठीक है, -4 -12 और ये तो 0 हो जाएगा, 4 4 16, घटा दिया जाए, 6 में -12 गया, घट रहा है ना -12, तो ये हो जाएगा 18 प्लस में। चलिए -21 है 0, तो -21 ही बचेगा। 3 है 16, ये -13 बचेगा। यही आपका आ जाएगा 3U - 4V। इसी में आपको कह रहा है कि 2U + 3V - 5W। देखिए क्या कह रहा है कि 2U + 3V - 5W। तो 2U का वैल्यू क्या है, 2 - 7 1 + 3V का वैल्यू क्या है, -304 -5W का वैल्यू क्या है, 05 - 8। ठीक है, समझना है भाई। क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 7 दूना के -14, ये 2 +3 3 -9 0
4 12 माइनस ये 5 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 8 5 -40। अब कैलकुलेशन क्या देना, ये और ये जोड़ना है, -5 आ जाएगा, -5 और फिर -5 -10 -14 रहेगा, -25, हाँ कितना हो जाएगा, -39 आ जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे 2 है, 12 2 14, 14 ये +40, तो 14 +40 क्या हो जाएगा, 64। तो ये हो गया इसका दूसरा हिसाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बातें हैं। बस केवल प्रॉब्लम देख ले चल जाना है, प्रॉब्लम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी लगल रहिए। 1.3 मतलब एक प्रॉब्लम है। लेट u को बोला गया है, ये है 5 3 -4, और v को बोला गया है, यह है -1 5 2, और ये w को बोला गया है, यह है 3 -1 -2। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 5u - 2v, और क्या फाइंड करना है, -2u + 4v - 3w। एकदम फटाफट आप लोग कर लेंगे, क्लियर। हाँ क्या हो जाएगा, 5u का वैल्यू 5 3 -4 -2v का w -1 5 2, मिला के कितना हो जाएगा, 5 5 25 15 15 5 20, हाँ -2 5 दूनी 10 और 2 दूनी के 4, घटा दीजिए भाई, 25 में 2 घटेगा तो ये 27 बचेगा, -2 घटेगा, 15 10 ये 5 बचेगा, -20 और -24 बचेगा। यही हमारा बन के तैयार। यहाँ -2 u का वैल्यू, u का वैल्यू है 5 3 -4 + 4, v का वैल्यू -1 5 2 -3, w का वैल्यू 3 -1 -2। क्या बचेगा बताइए, तो एक ही बार ये माइनस गुना कर लो, शुरू में है 5 दूनी -10 और 3 दूनी 6, और ये -4 है ना, तो -4 है तो ये प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस -4 5 20, अच्छा दूनी 8। ठीक है, माइनस रहने दीजिए, 3 3 9 -3, 3 दूनी -6, मिला के फाइनल क्या बचा है, -10 -4 -14 और -9, 14 9 -23, 6 20, ये 14 बच गया, 14 फिर +3, हाँ 17, ये 14 बच गया, 14 ठीक है, 14 + 3 17, ठीक है, 8 8 16 16 -6 हाँ, तो कितना हो गया 22। ये आपका बन के तैयार 1.3। नेक्स्ट इसमें हिसाब देखेंगे। वन 1.4 फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। ठीक है, वेयर ऐसा है कि x3 बराबर है 2x + y। समझ रहे हैं बात को, ये हिसाब नंबर ए है। हिसाब नंबर बी में है 4 है, y है बराबर है x × 2 और 3 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखो करस्पॉन्डिंग इंटीज इक्वल होना चाहिए, तो x बराबर ले लेंगे 2, बन के तैयार। उसके बाद 3 बराबर ले लेंगे x + y। अब आपको पता है x का वैल्यू 2 आया हुआ है, तो 3 बराबर 2 + y, तो y बराबर 1।
x बराबर 2 y बराबर 1, ये क्लियर। बी में देखेंगे हमारा 4 इंटू वाई है और इसमें जो है ये गुना कर लेंगे पहले 2x और यहाँ 3x, ठीक है। पहले यहाँ निकालेंगे 4 बराबर 2x, तो x बराबर कितना 2 कट के, क्लियर। उसके बाद y बराबर 3x, तो y बराबर 3 गुने x का वैल्यू 2, तो y बराबर कितना 6। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे भाई। 1.5 कह रहा है राइट द वेक्टर v जो कि है 1 - 2 of 5 एज ए लाइन कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर u1 दिया हुआ है 1 1 1, u2 दिया हुआ है 2 3 सॉरी 1 2 3 और u3 दिया हुआ है 2 - 1 1। क्या बात, बहुत अच्छी है। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन करना कैसे है। v बराबर ले लेना x u1 प्लस y u2 और प्लस z u3। बस v का वैल्यू क्या है 1 - 2 5, इतना बराबर x इंटू u1 क्या है 1 1 1, क्लियर। प्लस उसके बाद y u2 क्या है बताइए 1 2 3, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। z u3 क्या है 2 - 1 1, क्लियर। देखेंगे भाई आगे की बात। हम लोग के पास क्या बचा है 1 - 2 5, x गुना कर लेंगे तो ये x बन जाएगा, इसमें y गुना कर लेंगे तो ये y बन जाएगा, इसमें z गुना कर लेंगे तो प्लस 2z बन जाएगा, ठीक है। चलिए x गुना कीजिए, x बन जाएगा प्लस 2y बन जाएगा, ठीक है, और माइनस z बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये बन जाएगा क्या x प्लस 3y और प्लस z। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि बातें समझ में आ रहा है तो ये आगे हम लोग देखेंगे और आगे समझेंगे कि बातें हो क्या रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। x प्लस y और प्लस 2z इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और सोल्व करने के दौरान क्या करना पड़ेगा ये दिमाग में आप लगाइए, पहले ध्यान देना भाई कैसे सोल्व करना है। इसको सजा कर लिखते हैं x प्लस y प्लस 2z बराबर क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद x प्लस 2y माइनस z बराबर क्या है -2 है। x प्लस 3y प्लस z बराबर क्या है 5 है। ये समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। देखना है सोल्व कैसे करना है। एक आप लोग के बहुत अच्छी मेथड बताने वाले हैं सोल्व करने के लिए, तब तक के लिए आप समझने की पूरा प्रयास करेंगे। देखिए क्या करना है इसे कि इसको हम रो1 r1 इसको r2 इसको r3 कहते हैं, ठीक है। अब जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या कंटेन होना चाहिए ये समझिएगा। हम ऐसा करते हैं कि r3 पर काम करके r3 में r1 घटा देते हैं, इसमें ही घटा देंगे, और वही बात r2 पर काम करके r2 में r1 घटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है
उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल इतना किया जाए, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 2z बराबर क्या है 1 है। इसमें ये भी घटेगा ये भी घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ 0 बच जाएगा। इसमें घटेगा तो y बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें ही घटेगा तो -3z बच जाएगा, और इसमें भी घटा देना है तो ये -3 बचेगा। इसमें घटाओ 0, हाँ घटाओ प्लस 2y, ठीक है। ये वाला घटाओ -z, इसको घटाओ 4, क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात ये है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें ये 2y भी ख़त्म कर लेना है। तो ऐसा करो कि आप काम कर लो R3 पर, और R3 माइनस R2 इसको इसमें घटा दो, तो ये x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 1 है। ये तो 0 ही है। हाँ, अब घटाना है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि R2 में 2 गुना करके घटाएंगे, ठीक है। इसमें 2 गुना करके घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसमें 2 गुना करके घटाएंगे, अभी फ़िलहाल तो हम लिख देना चाहते हैं केवल y -3z -3, चलिए ये 0। इसमें 2 गुना करके घटाइए 0, इसमें भी 2 गुना करके घटाना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा 7z, और इसमें भी 2 गुना करके घटाना पड़ेगा तो हो जाएगा 10, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, तो ये इसके बराबर है, तो -7z बराबर हो जाएगा 10, तो z बराबर हो जाएगा -10/7। समझ में आया बात। z बराबर क्या आ जाएगा, अच्छा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा फिर से देख लिया जाए। x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 1 है, x प्लस 2y माइनस z बराबर -2 है, ठीक है। x प्लस 3y प्लस z, x प्लस 3y प्लस z बराबर 5 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया क्या है, R3 पर काम किए, ठीक है, और R2 पर काम किए। यह घट रहा है, ये x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है, बराबर 1। ये घटा 0, ये घटा तो एक y बचा, ये घटा तो -3z बचा, ये घटा तो -3, ठीक है। अब इसमें ये घटा था, ये 0, y घट गया 2y, ठीक है, ये घट गया -z, ठीक है, ये घटा 3 बचेगा मेरे भाई, ये घटेगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। कैसे 3 बचेगा, 4 बचेगा ना, सॉरी 4 ही बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है, हम लोग क्या किए हैं कि इसको इसमें घटा दिए हैं, ठीक है। घटाए हैं तो क्या, R1 तो x प्लस वाई, ठीक है, 0y -3z -3, ठीक है, ये 0 हो गया। ये इसमें घटा 2 गुना करके घटा है, 2 गुना करके घटा 0, 2 गुना करके घटाए हैं तो -7, 2 गुना करके घटाएं, यही गलती हो रहा है। ये घटेगा तो 5 बचेगा, 2 गुना करेंगे तो -6 इसमें घटेगा तो +6 हो जाएगा, तो +6, तो यहाँ पर बच जाएगा +5z, ठीक है। हाँ, और ये इसमें घटेगा 2 गुना करके तो 6 6 4 10, ठीक है। तो 5z बराबर 10 आया, तो z बराबर पता है कि 2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सेकेंड है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, तो सेकेंड से y -3z बराबर -3, तो y -3 इंटू z का वैल्यू कितना है 2 बराबर -3, तो y बराबर 3 दूनी 6, उधर जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखना है फर्स्ट से, फर्स्ट हमारा यही ना है, x प्लस y का वैल्यू क्या मिला है बताइए, y का वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू z का वैल्यू क्या मिला है 2 बराबर क्या 1, 2 दूनी 4 3 7, तो x घटेगा 7 में, तो x बराबर 6, y बराबर 3 और z बराबर 2। आपको याद रखना पड़ेगा x बराबर क्या मिला, y बराबर क्या मिला, z बराबर क्या मिला। चलिए देखिए, x बराबर मिल गया है 6, y बराबर मिल गया है 3,
z बराबर मिल गया है 2। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, हमारा v चाहिए। v हम किसको बोले थे, v हम बोले थे तो यहाँ jx का वैल्यू सही -6 आ गया, ठीक है, -6 आ गया। v बराबर हमारा क्या था, v बराबर हो जाएगा xu1 प्लसyu2 और प्लस zu3। तो हमारा x का वैल्यू क्या मिला है, -6, u1 क्या था, तो -6u1 लिख देते हैं, -6u1 अब प्लस y का वैल्यू क्या मिला भाई, y का वैल्यू मिल गया 3u2 और z का वैल्यू 2u3, इतना सब मिल गया। अब हमारा बात ये होना चाहिए कि जो भी आपको लाना था वो हमारा v का वैल्यू आ चुका है। बहुत करेंगे तो आप u1, u2 और u3 का भी वैल्यू रख के आप कर सकते हैं। u1 का वैल्यू जो हम लोग के शुरू में मिला था, u2 का वैल्यू, u3 का वैल्यू रख के यहाँ कर सकते हैं, इससे अलावा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोग वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट में भी प्रॉब्लम ही देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।